हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना एग्जाम्पल 3 को। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है कुलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपके पास में एक चार्ज है आप लोगों का Q1, ठीक है, और एक चार्ज है आपके पास में Q2। तो लेट से मेरे पास में एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है आपके पास में Q2। भाई चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या आप लोग की R है मान लो। ठीक है, तो ये जो Q1 और Q2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अब सोचो अगर ये डिस्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, अगर डिस्टेंस क्या आप लोग की वेरी फार है, मान लो एक चार्ज आपका दिल्ली में रखा और एक चार्ज आपका उत्तराखंड में रखा है, तो दो चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत दूरी पे रखे गए ना, तो वो चार्जेस जब आप उनको देखोगे तो आपको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, मतलब वो किसकी तरह आपको चार्ज लग रहे होंगे, पॉइंट चार्ज की तरह, है ना। किसकी तरह फील आएगा आप लोगों को कि वो आपके पॉइंट चार्ज की तरह है। समझे इस बात को। तो इसका मतलब मेरे पास में दो चार्जेस हैं। अब आपको पता है अगर मान लो ये भी प्लस का Q1 है और ये भी प्लस का Q2 है, तो प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना यार। जैसे ये प्लस का Q1 इस प्लस Q2 को ऐसे रिपेल कर देगा, और ये प्लस का Q2 इस प्लस Q1 को ऐसे रिपेल कर देगा। तो दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, मतलब रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर यहीं पे मान लो प्लस Q1 होता और दूसरा वाला माइनस Q2 होता, तो अब प्लस Q1 और माइनस Q2 के बीच में क्या होता है, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर कैसा है। तो अगर इन दो चार्जेस को अगर मैं देखूँ तो एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है और उनके बीच में R डिस्टेंस है। तो आपको पता है, क्योंकि देखो जब ये वाला चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल कर रहा है और ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल कर रहा है, तो किसी ना किसी फोर्स से रिपेल कर रहा होगा ना। तो वो जो आपकी फोर्स होती है उसको पहले तो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एफ ई का मतलब होता है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है रेस्ट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं ना वो रेस्ट पे लगा रहे हैं, मतलब Q1 चार्ज भी रेस्ट पे, Q2 चार्ज भी आपका रेस्ट पे है, तो इनके बीच में फोर्स लग रही है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, KQ1Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे जो के होता है ना आप लोगों का, ये के आप लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है ना। और के की वैल्यू आप लोग याद रखना, जो कि होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी के की वैल्यू होती है। और आप देखो ये जो फोर्स है ना, वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, क्योंकि देखो अपॉन में लिखा है ना, तो अपॉन में लिखने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपके पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब है कि अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, और अगर आपकी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी आप लोग की ज़्यादा। भाई इन दो चार्जेस को आप दूर दूर रख दो तो एक दूसरे को ये रिपेल नहीं कर पाएंगे, इन दो चार्जेस को आप पास पास में रखोगे तो एक दूसरे को रिपेल कर पाएंगे। समझे इस बात को। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ठीक है, अच्छा ये तो चलो आपने क्या पढ़ा था, कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम लोगों ने कूलाम्स लॉ को पढ़ा था, है ना। ये कौन सा लॉ होता है आप लोग का, दिस इज योर कूलाम्स लॉ, क्योंकि कूलाम अंकल ने इसे बताया था, इसको हम इसको कूलाम्स लॉ बोलते हैं। अब एक और आता है आपके पास में, एंड न्यूटन लॉ फॉर ग्रेविटेशन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। जैसे आपके पास में दो छोटे छोटे मासेस हैं, एक मास मान लो आपके पास में m1 है और एक मास आपके पास में क्या है, m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, मान लो r है। तो होता क्या है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये m1 वाला मास इस m2 को अट्रैक्ट करेगा और ये m2 वाला मास इस m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो भी किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना। तो जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है उसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो एफ जी का क्या फॉर्मूला आ गया बताओ हमारे पास में, ये आ जाएगा G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो, पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको जी क्या होता है। दिस जी इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसका नाम क्या है आपके पास में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, एफ जी की वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो तो आप एफ जी जो है वो एफ जी के आप लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब आप डिस्टेंसेस बढ़ाओगे तो ये दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस बहुत दूर कर लोगे आप तो क्या हो जाएगी, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फिर अट्रैक्शन भी उनके बीच में कम हो जाएगा ना, समझे इस बात को। तो ये हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कूलाम्स लॉ लगता है, एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। और अगर दो मासेस आपके स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, तो दो मासेस अगर आप लोगों के रुके हुए हैं, स्टेशनरी पॉइंट मासेस हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस। तो भाई चार्जेस की बात करो और मासेस की बात भी करो, इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना फोर्स, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है ये, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मतलब जो आपकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, और जो आपकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनका हमें रेशियो निकालना है, एफ ई इज टू एफ जी। मतलब एफ ई के अपॉन में कितना निकालना है आपको, एफ जी। भाई रेशियो का मतलब समझते हो ना, जैसे 2:3 दे रखा है तो इसका मतलब 2/3 दे रखा है, 3:3 दे रखा है तो इसका मतलब 3/3 है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सी फोर्स ज़्यादा तगड़ी होती है, ये हमें बताना है। और पहला हम लोगों को जो सॉल्व करना है इसके लिए भी, वो आपका क्या है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना और एक प्रोटॉन लेना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, देखो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। लेट्स डू इट्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा और आपके पास में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उसको ई माइनस लिखते हैं। और एक मान लो आपके पास में प्रोटॉन है, जिसपे हमारे पास में कितना चार्ज होगा, पी प्लस होगा। मान लो इनके पास में जो डिस्टेंस है ना वो आर है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने यहाँ पे, आर मान ली। अब अगर आप क्लियरली देखोगे तो भाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो लेट से मैं उसको Q1 बोल देता हूँ, प्रोटॉन पे भी एक चार्ज होता है उसको मैं Q2 बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको मैंने M1 बोल दिया, और प्रोटॉन का भी मास होता है उसको मैं M2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। तो इसको मैंने Q1 और इसको Q2, इसको M1 और M2। Q1 और Q2 क्या है यहाँ पे, चार्ज। Q1 और Q2 क्या है यहाँ पे आप लोगों के, चार्ज है। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 प्रोटॉन का चार्ज। M1 क्या है यहाँ पे, मास है। M1 किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और M2 किसका है यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलो तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में किसका रेशियो निकालना है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो कौन कौन सी फोर्स लगेगी भाई, एक बार बताओ, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव की, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव है आप लोगों को, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना आप लोगों का। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव आपके इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझे इस बात को। तो यानी कि यहाँ पे देखो कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल में दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन देखो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज है वो भी अट्रैक्टिव है और मासेस भी अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ आपके पास में, हमें बेसिकली रेशियो निकालना है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में क्या निकालना है आप लोगों को, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, वो होता है सर हमारे पास में KQ1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है सर आपके पास में, वो होता है G M1 M2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। यही होता है। अब ये चीज़ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका बिल्कुल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना बन जाएगा आप लोगों का, KQ1 Q2 इंटू में कितना आ जाएगा, KQ1 Q2 से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और अपॉन में इस आर स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है जरा चेक करना, G M1 M2। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा,
तो एफ ई अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का एफ जी, यही तो हमें निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए एफ ई अपॉन एफ जी निकालना है। तो वो निकाल के दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो क्या पहले तो फॉर्मूला बन चुका है आप लोग का के क्यू वन क्यू टू अपॉन में कितना बच चुका है हमारे पास में जी एम वन एम टू। अब ध्यान से देखो ये जो के है ना आप लोगों का के तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। तो के की वैल्यू कितनी मिल चुकी है बताओ आप लोग को 9 इंटू 10⁹। अब देखो ये जो Q1 है ना Q1 किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹। बट माइनस प्लस नहीं लगाना, माइनस प्लस मतलब जब आप कैलकुलेशन करते हो ना उस टाइम माइनस प्लस नहीं देखते। तो सिंपल क्या लिखोगे आप लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर Q2 किसका चार्ज है देखो आप लोग, Q2 प्रोटॉन का चार्ज है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आगे सॉल्व करना तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में। नीचे फिर क्या चल रहा है आपका जी। अब देखो जी क्या होता है आप लोगों का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 क्या है बताओ आप लोगों का, M1 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोगों का 9.1 इंटू 10⁻31। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अच्छा M2 क्या है यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारे पास में 1.67 इंटू 10⁻27। तो ये वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 1.67 10⁻27। भाई M2 तो देखो प्रोटॉन का मास है ना, तो ये सारी वैल्यूज पहले हमने ले डाउन कर दी यहाँ पे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई बताओ, ठीक है। तो एक बार मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ताकि आपको फिर आगे हम इस फर्दर इस क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ चुका है आप लोग अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो हमें निकालना है बेसिकली क्या एफ ई अपॉन में कितना एफ जी। तो एफ ई अपॉन एफ जी की क्या वैल्यू आ चुकी है देखो जरा यहाँ से, अगर आप वैल्यू देखोगे तो 9 इंटू 10⁻9, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना आ चुका है आप लोग का देखो, ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻9, फिर आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर आ जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख लो, इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो यहाँ देखो जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यहाँ अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ कितना आ चुका है आप लोगों का 9.1 इंटू में 10⁻31। और यहाँ कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का 1.67 इंटू 10⁻27। 1.6 इंटू में 10⁻27, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ना क्या करूँगा इसका अप्रॉक्स आंसर निकाल के बताऊँगा, ठीक है। मतलब वो लगभग सिमिलर ही होगा, तो आप टेंशन नहीं है, सीबीएसई आपको नंबर फुल दे देगा, मेथड सही होना चाहिए। एक दो पॉइंट तो चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी जब मैं निकालने वाला हूँ तो आप एक चीज़ देखो 1.6 और इस 1.6 को मल्टीप्लाई करना जरा। एक काम करो ना, सबसे पहले 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू में 1.6, तो 6 6 36 कैरी 3, 6 1 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9, फिर 1 6 6 और फिर 1 1 कितना 1। अब इनको ऐड करो, 6 में ये तो जीरो होता है ना, तो 6 0 6 हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 कैरी 1, और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट हो गई, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट लगा दो, पॉइंट के बाद दो डिजिट आ गए ना 2.56। तो इसको मैं जस्ट 2.5 ही लिख रहा हूँ, अप्रॉक्स आंसर के लिए सही चलेगा, टेंशन मत लो। 2.5 लिख दिया, तो 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बताओ आप लोगों को 2.5। अब इंटू में क्या चल रहा है आप लोगों का 9 भी चल रहा है, उसको मैंने लिख दिया। अच्छा ये जो 10 की पावर है ना आप लोग, जैसे ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -19, ये 10 की पावर -19, ये सारी जुड़ जाएंगी। मतलब क्या बनेगा आप लोग का 10 की पावर में कितना चल रहा है यहाँ पे 9, फिर प्लस में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का -19, और फिर प्लस में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का माइनस का 19। तो सारी वैल्यूज़ आप लोग जोड़ दोगे, पावर जुड़ जाती है ना, ये पता है ना आप लोगों को। जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो अगर a सेम होता है मतलब बेस सेम होते हैं, इसको बेस बोलते हैं ना हम लोग, दीज आर योर बेस। तो बेस अगर सेम होते हैं तो जो ऊपर की पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर m प्लस n, तो ये तो आपको पता ही होगा है ना।
तो इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का जो आप लोग सॉल्व जब इसको करोगे ना, तो देखो क्या करना है आप लोगों को। एक काम करो, सबसे पहले हम 6.67 को ना किससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग। इस 6.67 को आप चाहो तो 9.1 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं 6.67 को मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ 6.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ। अप्रॉक्स आंसर चाहिए ना हमें, तो मैं 6.6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9.1 से। तो कैसे करेंगे, देखो 1 6 6, 1 6 6, फिर 9 6 कितना हो जाएगा 54, कैरी 5, फिर 9 6 कितना हो जाएगा आप लोगों का 54, 54 प्लस 5 कितना हो गया आप लोग का 59। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, फिर कितना आ जाएगा आपका कैरी 1, और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट आ चुकी है ना। तो कितना आ चुका है आप लोगों को, देखो 60.06। कितना आ चुका है हमारे आंसर 60.06 आया। देखो 60.0 भी अगर मैं लिखता हूँ, 60 पॉइंट अगर आप लोग 0 भी लिखोगे तो 60 पॉइंट के बाद 0 को तो कोई मतलब नहीं होता, मतलब 60 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। 60.0 का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद तो 0 लिखते नहीं है, मतलब 60 आ रहा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आ गया बताओ 60। टेंशन मत लेना, सही आएगा। अच्छा, और इंटू में क्या बचेगा बताओ आप लोग को 1.6, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाकी 10 की पावर छोड़ दो सारी की सारी। ये 10 की पावर -11, फिर प्लस कितना माइनस का 31 10 की पावर, 10 तो सारे कॉमन ले लेंगे ना, और 10 की पावर में कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 27। ये समझ में आया आप लोगों को। अब आगे से सॉल्व कर लोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, एफ ई अपॉन में एफ जी। इसको सॉल्व करो जरा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 5 से कितना आ जाएगा बताओ आप लोग को 45। 9 5 से 45, 45 करोगे आप तो कैरी 4 आ जाएगा, और 9 2 से कितना आ गया 18, और 18 प्लस 4 कितना आ गया बताओ 22। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दो इनटू में। इसको सॉल्व करना 10 की पावर 9 ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 19, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 19। अब इसको सॉल्व कर लो। 60 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना, जरा यहाँ पे कर लेते हैं। 60 इंटू में 1.6, तो 6 0 0, 6 6 36, 1 0 0, 1 6 6, तो आ जाएगा 0। फिर कितना बचेगा बताओ आप लोग को, ये 6 0, 6 प्लस 0 6, और 3 प्लस 6 कितना आ गया बताओ 9। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 96.0 आया ना। और 96.0 में पॉइंट के बाद 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो सीधा 96 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है आप लोग को 10 की पावर, इधर कितना बन रहा है बताओ आप लोग को माइनस का 11, प्लस माइनस का 31, और प्लस माइनस का कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 27। तो देखो एफ ई अपॉन में कितना आ चुका है आप लोग का एफ जी। तो ये कितना बन गया बताओ आपके पास में। इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो अगर आप चाहते हो कि पॉइंट हट जाए तो क्या करना पड़ेगा, 225 को ऐसे ही रखो। अगर आप चाहते हो ना कि पॉइंट के बाद का ये जो नंबर है, पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होती है तो नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होती तो नीचे मैं दो जीरो बढ़ा देता, अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो मैंने एक जीरो बढ़ा दी नीचे। इंटू में कितना बनेगा बताओ, ये 10 की पावर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 9 ऐसे, ठीक है। -19 कितना बनेगा बताओ, 19 और 19 को जोड़ लो ना, तो 9 9 18, कैरी 1 1 2 3, कितना बन गया माइनस का 38, क्योंकि सारे माइनस में, तो माइनस का 38 बन जाएगा। अपॉन में 10 की पावर, इन सबको जोड़ना जरा। 11 31 और 27 को जोड़ के देखना, 11 31 और 27, तो इनको जोड़ोगे तो 1 + 1 2, 2 + 7 9, 1 + 3 कितना आ जाएगा बताओ आप लोग 4, 4 + 2 कितना 6, तो माइनस का कितना 69, क्योंकि माइनस चल रहा है ना, तो माइनस का कितना आ चुका है 69। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब कैसे सॉल्व करना है, 225 और 960 है ना, एक काम करो 225 को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ 230 मान लेता हूँ, टेंशन मत लो। 225 को मैंने कितना मान लिया 230, और 960 को कितना मान लिया मैंने, ये तो 960 है ना, इसको 960 रहने दो। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का कैंसिल, तो कितना बचेगा देखना। देखो 23 वन सा कितना होता है 23 वन सा कितना होता है 23, और 23 की टेबल में 96 कितने बार में आ रहा होगा, देखो 23 इंटू 2 करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अभी भी नहीं आ रहा। 23 इंटू 3 करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। 23 इंटू 4 करोगे तो 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 92 आ गया। अच्छा, अगर आप 23 इंटू 5 करते तो ज़्यादा हो जाता ना, देखो 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, तो कितना आ गया 115, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है ना। तो 23 इंटू 4, तो यानी कि 23 से 96 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा बताओ 4 टाइम्स, लगभग 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना। पूरा तो नहीं होगा क्योंकि 92 आ रहा है, लेकिन लगभग तो 96 जो है 4 टाइम्स 4 पॉइंट समथिंग होगा, बट मैं 4 मान लेता हूँ उसको।
समझे इस बात को मैंने कैसे किया बताओ। देखो 23 आप समझे ना, पहले कैसे किया मैंने, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो वापस टेंशन नहीं है, एफ ई अपॉन में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, एफ जी। अब अप्रॉक्सीमेट 225 को कितना मान लिया था बताओ मैंने, 230 अपॉन में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, 960। इसको सॉल्व करना जरा, 9 माइनस 38, तो 38 में से 9 माइनस करना जरा, 37, 36, 35, 34, 33, 32 और 31, 30 और कितना बन जाएगा आपका 29। तो माइनस का कितना आ जाएगा बताओ 29, क्योंकि बड़े का साइन माइनस है ना। और 10 की पावर कितना चल रहा है तो आप लोग का -69। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद सॉल्व करना था। देखो मैंने क्या किया, एफ ई अपॉन में कितना निकालना है मेरे को, एफ जी। देखो इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, कैंसिल। तो अब 23 की टेबल में देख लो, 23 वन सा कितना होता है बताओ, 23 वन सा होता है 23, 23 वन से कितना हो गया 23। और 24 सा कितना होता है देखो, 23 फोर सा होता है 92 और 23 फाइव सा होता है 115। तो 23 इंटू फाइव तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 23 इंटू फोर करो। तो 23 इंटू फोर के तो 1 अपॉन कितना आ गया बताओ आप लोग का 4 इंटू में। देखो ये भी आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, तो 10 तो सही में लिखा मैंने। ये माइनस का 29 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 69 है ना, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 69। भाई ये तो आपने पढ़ा होगा ना, अगर ऐसा लिखा होता है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो ए और ए तो सेम रह जाता है और क्या बन जाता है एम माइनस में कितना एन। तो वही तो किया मैंने, ये ए मान लो ये ए मान लो, तो ए कॉमन आ गया और एम माइनस एन कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसके माइनस का देखो, आप इसको मैं करके बताता हूँ। जैसे ये है ना 10 की पावर -29 अपॉन 10 की पावर -69, तो 10 की पावर तो सेम रहेगा -29, एक माइनस तो आता ही है और इसका माइनस जाके -69 बन जाएगा ना। एन की वैल्यू देखो -69 है, इसको सॉल्व करो तो 10 की पावर -29 माइनस माइनस का +69। तो आप ऐसा याद रखो सीधा कि अगर माइनस का 69 है तो ऊपर जाके प्लस का 69 बन गया, और प्लस का 69 नहीं होता तो ऊपर जाके माइनस का 69 बन जाता। ठीक है। अब एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ चुका है आप लोग को देखना जरा। इसका अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करना। तो 1 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ ना, तो यहाँ पे पॉइंट लिख दो, इधर 0 लिख दो। 4 टू ज़ा 8 आ गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और पॉइंट लगा रखा है तो क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, 0। 4 5 से कितना आ जाएगा 20। समझ आया ना कैसे डिवाइड करा। फिर 1 को मुझे 4 से डिवाइड करना था, तो 1 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 4 टू से कितना आ गया 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा रखा तो 0 लिख सकता हूँ, और 4 5 से कितना आ जाएगा 20, तो खत्म हो गया। तो कितना आंसर आ चुका है आप लोग का 0.25। तो 1 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो कितना आ चुका है आप लोग का 0.25 इंटू में 10 की पावर। अच्छा अब देखो 69 में से 29 घटाना जरा। जब आप 69 में से 29 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और बड़े का साइन प्लस है तो प्लस ही लिखना है, तो प्लस का 40 बन जाएगा। अब देखो पॉइंट से पहले कभी भी 0 नहीं चाहिए होता, ये बात याद रखना। पॉइंट से पहले आप लोगों का 0 नहीं चाहिए, तो पॉइंट से पहले अगर 0 नहीं चाहिए तो क्या करेंगे सर, इस पॉइंट को हम लोग 2 और 5 के बीच में लेकर के आ जाएंगे, है ना। पॉइंट से पहले कभी भी आपको 0 नहीं चाहिए होता। ठीक है। तो पॉइंट को हम लोगों ने, एक बात याद रखना कि पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है ना, एक तो वो आपका 0 नहीं हो सकता, और वो सिर्फ सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। सिंगल डिजिट का मतलब क्या है कि 2.3 अगर हो तो सही है, 6.4 हो तो भी सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ 23.4, तो देखो पॉइंट के बाद 0 तो नहीं है, पॉइंट से पहले 0 तो नहीं है, लेकिन 2 डिजिट है ना, तो दो डिजिट नहीं चलती, सिर्फ एक ही डिजिट चलती है। ये सही है, ये सही है, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 भी नहीं है, पॉइंट के पहले यहाँ भी 0 नहीं है और 2 डिजिट भी नहीं है। समझे इस बात को। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 2 और 5 के बीच में शिफ्ट करो। तो जब आप पॉइंट को देखो, जब आप पॉइंट को 2 और 5 के बीच में शिफ्ट करोगे ना, तो कैसा बन जाएगा देखना जरा, एफ ई अपॉन में एफ जी अप्रॉक्सीमेट कितना आ चुका है 2.5 इंटू में। अच्छा आपने देखो पॉइंट को कितना डिजिट शिफ्ट करा है यहाँ पे, एक। तो 10 की पावर में क्या करेंगे हम लोग, एक तो लिखेंगे, लेकिन देखो आपने पॉइंट को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट किया, राइट डायरेक्शन में। तो जब भी आपका पॉइंट जो होगा ना, अगर आपका पॉइंट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो आपको नेगेटिव लगाना है, और अगर आपका पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता तो आपको पॉजिटिव लगाना होता। समझे इस बात को। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है आप लोगों का 0.345। अब पॉइंट से पहले हम लोगों को 0 तो चाहिए नहीं होता, तो पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता तो कितना बन जाता बताओ, 3.45। अब पॉइंट को आपने कितनी डिजिट शिफ्ट किया, सिर्फ एक डिजिट, तो 10 की पावर 1 तो लिखोगे, बट माइनस का 1, क्योंकि आपने राइट में शिफ्ट किया। समझे इस बात को। तो हमने क्योंकि राइट में शिफ्ट किया तो हम माइनस का 1 लिखेंगे। समझ गए ना इस बात को। इंटू में क्या चल रहा है बताओ आप लोगों का, 10 की पावर 14। तो ये बन जाएगा एफ ई अपॉन में कितना एफ जी अप्रॉक्सीमेट कितना आ चुका है 2.5 इंटू 10 की पावर -1। देखो 10 बेस सेम होते हैं ना, जब जब बेस सेम होते हैं तो पावर सीधा ऐड कर लो, तो -1 और प्लस में कितना 14। तो देखो एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ चुका है आप लोगों का
दिस एफ ई अपॉन में एफ जी इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2.5 इंटू में 10⁻⁻1 प्लस 49। तो 40 में से 1 घटाओगे तो कितना बन जाएगा बताओ, 39। तो पावर तो देखो एग्जैक्ट आंसर आई है। इनफैक्ट ये 2.5 भी, 2 भी सही आंसर आया है। बस पीछे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ 2.3 इंटू 10⁻39 होगी, जो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट आंसर है ना इसका। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना है, 2.3 इंटू 10⁻39। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट निकालने में चाहते हैं ना तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती। अब आप बोलोगे सर ये भी तो लंबा है, भाई समझाने में टाइम लगा है। आप इसको जब स्वयं करोगे ना, तो स्वयं ज़्यादा हिंदी हो गई, तो मतलब जब आप लोग इसको खुद से करोगे ना, शुद्ध हिंदी हो गई मतलब, तो जब आप इसको स्वयं से करोगे, खुद से करोगे, तो फिर आप इसको ईजिली कर पाओगे। समझे इस बात को। तो ये हमारे पास में एफ ई अपॉन एफ जी निकल चुका है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा काम करो, ये चीज़ बता क्या रहा है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो एफ ई ऐसे ठीक है, एफ जी को इधर भेजोगे तो देखो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ इंटू में क्या चल रहा है आप लोग का। चलो 2.5 थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो क्या चल रहा है 10⁻39। 2.5 को थोड़ी देर के लिए हटा दिया मैं, टेंशन मत लो। इसका मतलब पता क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है। यही तो बताना चाह रहा था वो, कि आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होती है। समझे बात को। तो ये तो हमने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए लिया। अब हम दोनों प्रोटॉन्स के लिए लेंगे, तो फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो नाउ सेकंड जो हमारे पास में पार्ट है, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों के दोनों प्रोटॉन ही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो नाउ सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हो बेटा, सेकंड पार्ट में फॉर 2 प्रोटॉन। अब एक सवाल यहाँ पे बड़ा ही लाजमी सा रहता है, मैं आपको समझाऊंगा। एक सवाल यहाँ पे आता है कि यार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये मैंने एक प्रोटॉन ले लिया P प्लस, और ये भी मैंने एक प्रोटॉन ले लिया P प्लस, तो आपने 2 प्रोटॉन ले लिया ना सर, ठीक है। आप बोलोगे कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, देखो दो चार्जेस जैसे अगर आपके पास में प्लस प्लस है या माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, तो भाई प्लस प्लस और माइनस माइनस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब चार्जेस एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, दो मासेस जो होते हैं ना m1 और m2, वो तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन के पास में चार्ज होता है, यस होता है, उसको मैंने Q1 बोल दिया। प्रोटॉन के पास मास होता है, यस सर, उसको मैंने M1 बोल दिया। प्रोटॉन के पास में चार्ज होता है, यस सर, Q2 बोल दिया। प्रोटॉन के पास मास होता है सर, यस, उसको मैंने M2 बोल दिया। लेकिन दिक्कत बताऊं क्या है भाई, दो मासेस तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ, अट्रैक्ट करते हैं। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो आप बोलोगे ये प्रोटॉन का प्लस और ये प्रोटॉन का प्लस तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये प्रोटॉन का प्लस और ये प्रोटॉन का प्लस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इस तरीके से ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। समझ लो बात को। बट प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। समझे आप बात को, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उनका मास, उनकी मास की वजह से तो वो अट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना। तो एक प्रोटॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। ये आप पढ़ोगे जब आपकी न्यूक्लियर फोर्स आएगी ना। देखो आपको पता है कि जो आपका प्रोटॉन होते हैं, आप अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, तो जैसे ये आपके पास में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स होते हैं कि नहीं होते बताओ, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। और इनकी बाहर की शेल में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। खैर उससे हमें लेना देना नहीं है। बट आपके पास में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन कैसे रहते होंगे, क्या वो रिपल्शन फील नहीं करते। तो ये आंसर है कि एक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसको हम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो फोर्सेस भी आपके, दो प्रोटॉन भी आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ है ना, आप लोग इसी साल क्लास 12th में ही पढ़ोगे, है ना। जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस अब आप इतना समझ सकते हो कि दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सर, इनके बीच में हम लोग को क्या निकालना है बेटा, एफ ई अपॉन में कितना निकालना है, एफ जी। तो निकालो जरा। एफ ई अपॉन एफ जी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। एफ ई का फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, G M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको एक काम करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दो।
तो क्या बन जाएगा बताओ, के क्यू वन क्यू टू, तो ऐसे ठीक है, के क्यू वन क्यू टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है जरा देखना, आर स्क्वायर से, और जी एम वन एम टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोगों का, जी एम वन एम टू, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा बताओ आप लोगों का, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में जी एम वन एम टू, यही तो फॉर्मूला बन गया बताओ आप लोगों का। अब एक काम करो, आपको एफ ई अपॉन एफ जी निकालना है, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो एफ ई अपॉन में कितना, एफ जी, इसको निकाल के मैं आपको बताता हूँ। देखो के की वैल्यू तो आप सबको पता है कितनी होती है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू टेन की पावर 9, तो वो लिख दो जरा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू टेन की पावर 9। क्यू वन देखो किसका चार्ज है, प्रोटॉन का, क्यू वन और क्यू टू दोनों ही प्रोटॉन के चार्ज है ना, तो क्यू वन क्यू टू दोनों ही प्रोटॉन के चार्ज है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है देखो, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, तो क्यू वन की जगह पे भी 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, और क्यू टू की जगह पे भी कितना आ जाएगा बताओ, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस का 19, ठीक है। अब जी की वैल्यू देखो, जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.67 इंटू टेन की पावर माइनस 11, 6.67 इंटू टेन की पावर में कितना, माइनस 11। और एम वन देखो, एम वन किसका मास है, प्रोटॉन का, एम टू भी किसका मास है, प्रोटॉन का, तो एम वन किसका मास है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास कितना होता है जरा चेक करना, प्रोटॉन का मास होता है सर 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27, और दूसरा भी प्रोटॉन का मास ये तो 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27 है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई बताओ, जहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब आप एफ ई अपॉन एफ जी निकालोगे तो फिर से मैं इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा इस वाली टर्म को जरा ध्यान से देखना है, जो ऊपर टर्म लिखी हुई है ना आपकी, 9 इंटू टेन की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 और इंटू 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, ये जो पूरी की पूरी टर्म लिखी हुई है ना आपकी, ये वाली पूरी की पूरी टर्म, क्या यही टर्म आप यहाँ पे लिखी हुई थी जरा देखना, यही तो चल रहा है, 9 इंटू टेन की पावर 9, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, तो हमने क्या किया था, पहले 1.6 और 1.6 को मल्टीप्लाई किया तो 2.5 आया था, और फिर 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था बेटा, 22.5 आया था, और यहाँ 10 की पावर भी तो सेम ही थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है कितनी आ रही थी, देखो ऊपर वाली वैल्यू आ रही थी हमारे पास में 22.5, कितनी आ रही थी बताओ हमारे पास में, 22.5। देखो ऊपर वाली वैल्यू देखो, 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे भी तो आप सेम ही करोगे ना, पहले क्या करोगे बताओ, इस 1.6 और 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.6 और 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2.5, फिर इस 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बन गया बताओ आप लोगों का, ये आ जाएगा आप लोगों का 22.5 ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 22.5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हो बताओ आप लोग, इधर लिख सकते हैं हम लोग सर 22.5 इंटू में, देखो 10 की पावर 9 वाली सारी मैंने जोड़ दी थी, मतलब 10 की पावर यहाँ कितना था 9, प्लस में फिर कितना था आप लोग का माइनस का 19, और फिर कितना था आप लोग का प्लस का माइनस 19, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे भी देखो सेम काम ही करना है आप लोग को। एक काम करो, सबसे पहले मैं ये जो 6.67 है ना, इसको 1.67 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या इससे भी ईजी देखो, 1.67 1.67 ये तो हम जानते ही है ना। देखो क्या है हमारे पास में, 1.67 1.67 1.67 1.67, देखो तो 1.67 को मैं 1.6 लिख देता हूँ, और इस 1.67 को भी मैं 1.6 लिख लेता हूँ, तो 6 6 36 कैरी 3, 6 1 6 प्लस 3 9, ठीक है, 1 6 6 1 1 1, तो 6 9 6 प्लस 15 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ का 1 इधर चला जाएगा, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट 2.56 आ गया, मतलब 1.67 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है अप्रॉक्सीमेट 2.5। अब ये 2.5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.67 लिखा है ना, आप सिर्फ 6.6 से मल्टीप्लाई करो, सही आंसर आएगा, टेंशन मत लो। 10 की पावर जो चल रही है उनको जोड़ दो, 10 की पावर माइनस 11 के साथ क्या जुड़ जाएगा बताओ आप लोग का, माइनस का 27, और फिर से कितना जुड़ जाएगा आप लोग का, माइनस का 27, यहाँ भी तो है 10 की पावर, ये तीनों 10 की पावर जोड़ दिया मैंने। अब देखो कितना आने वाला है, इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे सर तो कितना आएगा, एफ ई अपॉन में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, एफ जी अप्रॉक्सीमेट कितना आने वाला है 22.5। अब ध्यान से अगर आप देखो तो 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, 6.6 से, तो करके देखो जरा, 2.5 इंटू 6.6, तो 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 6 2 ज़ा 14, 14 प्लस 6 2 ज़ा 12 सॉरी, और 12 प्लस 3 कितना हो गया बताओ 15, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, तो ये जुड़ जाएगा 0 5 1 प्लस 5 6 और 1, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 16.50 आ गया कि नहीं आ गया बताओ आप लोग का, तो 16.5 लिख लेता हूँ मैं, कितना लिख दिया आप लोगों ने 16.5। अब यहाँ देखना जरा, 10 की पावर 9 ऐसे ही ठीक है,
प्लस माइनस का -19, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा -19। इधर कितना चल रहा है बताओ, 10⁻11, प्लस माइनस का -27, प्लस माइनस का -27। यहाँ तक सही होगा बताओ। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो एफ ई अपॉन में कितना चलेगा आप लोग का एफ जी। तो काम करो, पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो कितना बनेगा बताओ आप लोग का 225 अपॉन में कितना आ गया 165। कितना आ चुका है हमारे पास में 225 अपॉन में 165। इसको जोड़ो जरा, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर, इसको करते हैं काम करते हैं, देखो -19 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 38 और साथ में 9 भी चल रहा है। ठीक है, इसको तो ये तो सब माइनस में तो जोड़ के देखो, -11 -27 -27 तो जोड़ के देखो, 7 + 7 14, 14 + 1 15, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो माइनस का कितना आ चुका है बताओ आप लोग का 65। तो 10 की पावर कितनी आ चुकी है बताओ, माइनस का 65। ठीक है, अब देखो, अब आता है आप लोग का सही तरीका कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो पहले 10 की पावर वाला सॉल्व कर दूँ बताओ मैं। 10 की पावर 9 - 38 है ना, तो 38 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बनेगा बताओ आप लोग का, वो आ जाएगा माइनस का 29। तो 38 में से 9 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा ना। और 10 की पावर कितना चल रहा है बताओ, माइनस का 65। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ध्यान से देखना। ठीक है, पहले मैं 10 की पावर सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 10 की पावर माइनस का 29 है और अपॉन में 10 की पावर माइनस का 65 है। तो माइनस का 65 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, प्लस का 65। तो कितना बन चुका है, 10 की पावर 65 में से 29 घटाना जरा, 65 में से 29 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, क्योंकि 1 तो हमने यहाँ कैरी ले लिया था ना। 5 में से 9 नहीं जाता तो 15 ले लिया, और ये बचेगा 36। तो 10 की पावर और प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस है, तो 10 की पावर 36, यानी कि इसको सॉल्व करने पर तो सर 10 की पावर 36 आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर यहाँ आगे क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। 225 और 165 है। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो 225 अपॉन 165, एक काम करो, 225 को थोड़ी देर के लिए मैं 230 लिख लेता हूँ और 165 को थोड़ी देर के लिए मैं 160 लिख लेता हूँ। तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा बताओ आपका, कैंसिल, है ना। और अब देखना, आप 23 को 16 से डिवाइड करो जरा, तो 16 1 ज़ा 16, ठीक है, 16 2 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 में से 3 में से 6 गया भाई, 3 में से 6 नहीं जाता, 13 में से 6 जाएगा ना। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा आप लोग का 7, और यहाँ तो 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो 16 4 ज़ा कितना होता है, देखो 16 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 + 2 6। तो 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा तो ज़्यादा आ जाएगा, 16 5 ज़ा 80 ज़्यादा आ रहा है ना। तो 16 4 ज़ा कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का 64। 10 में से 4 गया 6, तो 1.4 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यानी कि सर इसको सॉल्व करके आ रहा है आप लोग का 1.4। तो एफ ई अपॉन एफ जी का जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है बताओ आप लोग का, वो आ चुका है सर हमारे पास में 1.4 इंटू में कितना, 10 की पावर 36। ठीक है, तो यही आपका आंसर है 1.4 इंटू में कितना, 10 की पावर 36। समझ आई आपको बात। तो जब आप 2 प्रोटॉन्स लोगे ना, तो 2 प्रोटॉन्स के लिए आप लोगों का इस तरीके से ये आंसर आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी एग्जाम्पल नंबर 3 का, ये तो हमने ए पार्ट देखा है ना, अब हम इसका बी पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका बी पार्ट। देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों का, बी पार्ट इसका ये कहता है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब क्या कह रहा है आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखो एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है सर, और एक आपके पास में प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपको क्या करना है, देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ खिसक जाए या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाए। तो इसका मतलब इनकी स्पीड चल रही है ना, इनकी स्पीड में तो चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ जाएगा या प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इनके अंदर क्या आ जाएगा आप लोगों का, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन। तो वही एक्सेलरेशन आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के प्रति कितना एक्सेलरेशन है और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के प्रति कितना एक्सेलरेशन है। समझे बात को, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ कितनी एक्सेलरेट होके जा रहा है और प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ कितना एक्सेलरेट होके जा रहा है, ये आपको बताना है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोगों ने 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखा हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम, ये ए के ऊपर ऐसे 0 लिखा होता है ना, एंगस्ट्रॉम होता है ये, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है आप लोग का, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का कितना, 10 मीटर। ठीक है, देखो आपने कैसे निकालेंगे बताओ एक्सेलरेशन को, आपने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है बताओ।
तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बताओ हमारे पास में। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, वो बोलता है कि फोर्स जो होता है वो बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन के। एम यहाँ पे मास है, ए इंटू एक्सेलरेशन है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ को देखोगे तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स आपकी ऐसे ठीक है अपॉन ये एम देखो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को डिवाइड कर लेंगे मास से। इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है ना, उस फोर्स को मैं मास से डिवाइड कर लूंगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं फोर्स निकाल लेता हूँ, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप निकालोगे। देखो आपके पास में एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, और आपके पास में एक प्रोटॉन वाला चार्ज है। इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालनी है ना आपको, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आप लोग को, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कितना दे रखा है हमारे पास में, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो बहुत इजीली निकल जाएगा। देखो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकल जाएगी, के की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1। पहले वाले चार्ज को Q1 बोल दो, दूसरे वाले चार्ज को Q2 बोल दो। तो Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ साइन वगैरह नहीं देखना, ठीक है। आर क्या है, इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10। तो आ जाएगा 10⁻⁻10 और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग की, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ 9 इंटू 10⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये चीज़ तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना यार बहुत बार। 9 इंटू 10⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये पूरी चीज़ सॉल्व करके कितनी आई थी बताओ, 22.5, और पावर में कितना आया था 10⁻39। भाई ये वाली जो ऊपर वाली पावर है, ये ऊपर वाली पावर को सॉल्व करके तो 10⁻39 आया ना। देखो ऊपर की पावर सॉल्व करके कितना आया बेटा आप लोग का, 10⁻39। तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं बताओ, 22.5 इंटू 10⁻29। तो इसका आंसर तो कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, इसका आंसर आ चुका है सर हमारे पास में 22.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का कितना 39 अपॉन में, देखो अपॉन में सॉरी 29 अपॉन में 29, और इधर कितना चल जाएगा 10 की पावर -10 इंटू 2, तो 2 इंटू 10 कितना होता है 20, और साथ में साइन किसका आ जाएगा माइनस का, ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस ही होता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ जाएगी बताओ आप लोगों की। अब एक काम करो 22.5 आपका ऐसे ठीक है, 10 की पावर -29 भी ऐसे ठीक है, माइनस का 20 है ऊपर जाके क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, प्लस का 20। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आने वाली है हमारे पास में, ये आ जाएगी आप लोग की 22.5 इंटू में 10 की पावर -29 प्लस 20। तो 29 में से 20 घटाओगे तो 9 बच जाएगा, और माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट से पहले कभी भी 2 डिजिट नहीं होती, सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो पॉइंट को आप 2 और 2 के बीच में शिफ्ट कर लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग की, आ जाएगी सर 2.25 इंटू में 10 की पावर -9 तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर आपने पॉइंट को कितनी डिजिट शिफ्ट करा है बताओ आप लोगों का, पॉइंट को अगर हम लोगों ने कहाँ शिफ्ट करा है, पहले तो लेफ्ट में शिफ्ट करा है। देखो ध्यान से, आपने पॉइंट को एक डिजिट तो शिफ्ट किया बट लेफ्ट में शिफ्ट किया ना, और लेफ्ट में शिफ्ट करते तो 10 की पावर कितना आता है 1, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। बस अब आपको यही सॉल्व करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आ जाएगी आपकी 2.25 चल रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ चुकी है आप लोग की 2.25 चल रहा है इंटू 10 की पावर -9, और इंटू में 10 की पावर कितना चल रहा है बेटा 1। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर -9 ऐसे ठीक है। देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है ना, तो -9 प्लस 1, तो 2.25 इंटू 10 की पावर -9 और +1, भाई -9 और 1 को जोड़ दिया तो -9 + 1 कितना हो जाएगा -8। 9 में से 1 घटाओगे तो 8, और बड़े का साइन माइनस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ चुकी है बेटा आप लोग की 2.25 इंटू 10 की पावर -8। तो सबसे पहले जो हम लोग फोर्स निकाल चुके हैं वो फोर्स कितनी आ चुकी है बताओ आप लोगों की 2.25 इंटू 10 की पावर -8, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो इतनी फोर्स तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे सबसे पहले निकालने वाला हूँ, एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जब आप एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो वो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन में m।
तो फोर्स की वैल्यू तो मिल रखी है आपको, कितनी है बेटा, फोर्स की वैल्यू तो मिल रखी है आप लोगों को 2.25 है ना, 2.25 इंटू में 10 की पावर कितना माइनस का 8 आ जाएगा अपॉन में मास किसका रखना है आप लोगों को यहाँ पे, देखो बेटा जो आपको मास रखना है ना वो मास रखना है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो, तो अगर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो मास भी इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, तो यहाँ पे एम ई लिख देता हूँ मैं, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है, ए ई लिख दिया मैंने, ए ई मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, एक काम करो 2.25 को ना सिर्फ 2.2 लिखो, 9.1 को मैंने 9.1 ही रहने दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना आप लोगों की, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग। अब देखो एक काम करते हैं, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 की पावर आपकी -8 ऐसे, ठीक है, माइनस का 31 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा आप लोग को प्लस का 31, तो इसको सॉल्व करना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ चुका है, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, तो 22 बना ना, 22/91 इंटू में कितना चल रहा है 10 की पावर -8 प्लस 31, तो 31 में से 8 घटाओ जरा, 31 में से 8 जब आप घटाओगे ना तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को 31 -8, तो ये मिल जाएगा आप लोग को 10 की पावर 22, 31 में से 8 घटाओ ना, 22 बचेगा क्या, 31 एंड 30, 29 28 27 26 25 24 और 23 बचेगा, सॉरी 23 आ जाएगा। अब देखो 22/91 है ना, तो इसको तो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, कैसे करोगे बताओ फटाफट कैसे करते हैं इसको सर 22/91 है ना, तो 22 को मैं थोड़ी देर के लिए 20 लिख लेता हूँ और 91 को 90 लिख देता हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 को आपको किससे डिवाइड करना है बताओ 9 से, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, फिर 9 2 से कितना आ जाएगा बताओ 18, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट लगा रहे तो 0 लिख सकते हैं, और 9 2 से 18, तो 2.2 समथिंग आ गया आप लोगों का, मतलब 0.22 कितना आ जाएगा आप लोग का एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.2 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे ना, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 नहीं चाहिए होता, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, ये आ जाएगा 2.2 इंटू में 10 की पावर 23, और ये पॉइंट अगर आपका इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, अब आपने राइट में शिफ्ट करा है ना, तो -1 लिखोगे आप लोग, पॉइंट को आपने राइट में शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट करते तो -1 लगाते हैं, मतलब एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं है, इंटू में 10 की पावर -1, तो अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2.2 इंटू बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी 23 प्लस का कितना -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.2 इंटू 10 की पावर 23 ऐसे, ठीक है, प्लस का प्लस माइनस का -1, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ चुका है 2.2 इंटू 10 की पावर में 23 -1 कितना आ चुका है 22, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन निकाला है किसके लिए एक्सेलरेशन है आप लोग को इलेक्ट्रॉन के लिए, अब मैं आपको एक्सेलरेशन निकाल के बता देता हूँ प्रोटॉन के लिए भी, ठीक है, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं, बट वो एक्सेलरेशन किसके लिए होगा बताओ आप लोगों का प्रोटॉन के लिए, तो वो भी निकाल लेते हैं, तो सेकंड जो हम लोग निकालने वाले हैं ना, सेकंड क्या आप लोगों का एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन का तो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन में कितना मास, यही तो फॉर्मूला आया था ना, तो देखो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकाल रहे हो, मास भी प्रोटॉन का आ जाएगा, फोर्स कितनी आई थी इनके बीच में, देखो फोर्स आई थी आप लोगों की इतनी 2.25 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन है ना, 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन, तो फोर्स कितनी आ गई थी 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है सर 1.67 इंटू 10 की पावर कितना -27, यही तो होता है बताओ, तो अब आपका एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, वो तो बहुत ईजी है, 2.25 को थोड़ी देर के लिए 2.2 ही लिख लेता हूँ मैं, 1.6 चल रहा है उसको मैंने 1.6 लिख दिया, इंटू में 10 की पावर -8 ऐसे, ठीक है, -27 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा +27, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 22 को 16 से डिवाइड करना है ना आपको, देखो 22 को मैं थोड़ी देर के लिए 20 मान लेता हूँ, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का 16, तो अब एक काम करो 20 को 16 से डिवाइड करना जरा, 20 को 16 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 16 1 16, 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इधर 0, 16 2 32, तो 1.2 आ चुका है ना आप लोगों का, ठीक कितना आ चुका है हमारे पास में 1.2 इंटू में 10 की पावर 27 में से 8 घटाना जरा, तो 27 में से सॉरी
हाँ 27 में से 8 घटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 27 में से 8 घटा सकते हो आप लोग, तो कितना आ जाएगा ये 27, 26, 25, 24, 27, 26, 25, 24, 23 है ना, 27 है, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और 19, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 19, बड़े का साइन प्लस है तो प्लस ही लिख दिया। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ चुका है आपका, 20 को 16 से डिवाइड किया तो 1.2 आ चुका था ना, इंटू में 10 की पावर 19, और एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोग का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। बस कैलकुलेशंस थी आप लोगों की, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लंबी बन चुकी है, लेकिन देखो मैं ना आपको ट्रिक से ही करवाता हूँ कैलकुलेशन, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को तो लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।